गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूरज वर्मा फिर से आप सबका एक वीडियो लेकर अब प्रस्तुत हूँ गुरुश आश्रम प्लेटफॉर्म पर और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है वो 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आज हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता से और हमारे रक्त समूह यानी कि हमारे ब्लड ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, यानी हमारे खून के अंदर जितने ग्रुप्स बने हुए हैं, जितने समूह हैं, उन समूहों का हम अध्ययन इसमें करेंगे। प्लस साथ में जो होता है कि इस चैप्टर के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं, आज का हमारा चैप्टर क्या है? इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स यानी कि प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा जो दौर चल रहा है, आज का जो दौर है वो दौर के अंदर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वर्ड क्या है? इम्यूनिटी, यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी खुद की प्रतिरक्षा। तो इम्यूनिटी है क्या? ये इम्यूनिटी है क्या, कैसे बनती है, किस टाइप की होती है, वो हम अब देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इम्यूनिटी की, यानी कि हमारी प्रतिरक्षा की। हमारी इम्यूनिटी दो तरह से हम बना सकते हैं। एक तो हमारी जो खुद की यानी कि हमारे शरीर के अंदर से जो अवेलेबल हो रहा है हमें, वो हमारा इम्यूनिटी है। यानी कि बाहर से आने वाले वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से क्या करे? वो लड़ने में हमारी क्या करे? पूरी हेल्प करे। दूसरी जो हमें मिल रही है वो मिल रही है हमें बाहर से, जैसे दवाइयाँ ले लिया आपने, टैबलेट्स ले लिए, गोलियाँ ले ली, इंजेक्शंस लगवा लिए, वैक्सीन लगवा लिए, यानी टीके लगवा लिए। तो ये जो इम्यूनिटी आती है, ये सेकेंड इम्यूनिटी है जो हमें कहाँ से आ रही है? बाहर से मिल रही होती है। अब देखिए, इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान की ये एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं? प्रतिरक्षा की बात करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, जो शाखा विज्ञान की यानी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो प्रतिरक्षा के बारे में हमें ज्ञान देती है, वो क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। अब देखिए, प्रतिरक्षा की कार्यप्रणाली, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि प्रतिरक्षा कार्यप्रणाली हमारे शरीर में दो तरह से आती है। कैसे आती है? दो तरह से आती है। वो कौन से है? पहला जो हमारा है डिफेंस, यानी कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, यानी कि इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा नाम इसको नेचुरल भी कहा जाता है। ये हमें अंदर से मिलती है, यानी कि ये कुदरती है हमारे अंदर। ठीक है, इसके बाद में दूसरी हमें जो मिल रही है वो है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि उपार्जित, जो हम दूसरी जगह से लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं हम? दूसरी जगह से। अब दूसरी जगह का मतलब यूँ नहीं है कि घूमने चले गए, कहीं गए, पिकनिक गए, ऊटी गए, मसूरी गए, वहाँ से लेके नहीं आना। यहाँ पर दूसरी जगह से लाने का मतलब है जैसे आपने टैबलेट्स ले ली, वैक्सीन्स ले लिए, टीके लगवा लिए, तो ये बेटा वहाँ से आती है। अब देखो, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि यानी कि आपका जो इनेट मैकेनिज्म है, यानी कि जो हमारा नेचुरली जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो ये बेटा 4 तरह की होती है। कितने टाइप्स की होती है? ये 4 तरह की होती है। पहला है फिजिकल बैरियर, यानी कि भौतिक अवरोधक, यानी कि पहले तो मैं अवरोधक शब्द यानी कि बैरियर को बता देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं हो। तो ये जो बैरियर्स है, ये बैरियर्स हमारे लिए क्या काम करते हैं? जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, या जो भी ऐसे डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स है हमारे बॉडी में अगर आना चाहे तो उनको ये रोकने का पूरा काम कर लेती है। ठीक है, आ गई? चलिए नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम इन बैरियर्स को देखते हैं। बैरियर्स हमारे पास में 4 है जो कि इनेट डिफेंस यानी कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में है। वो 4 अवरोधक है। पहला हमारे पास में भौतिक अवरोधक, दूसरा हमारे पास में रासायनिक अवरोधक यानी कि केमिकल बैरियर, तीसरा हमारे पास में सेल बैरियर यानी कि कोशिका अवरोधक, और चौथा बेटा जो बैरियर है वो है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, ज्वर आदि। ठीक है, अब अगर हम उपार्जित की बात करें तो उपार्जित में सिर्फ 2 ही प्रतिरक्षा है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लें, भौतिक अवरोधक की बात कर लेते हैं, यानी कि हम फिजिकल बैरियर्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे फिजिकल बैरियर्स है, जो हमारे फिजिकल बैरियर्स है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, अगर हम बात करें जैसे अपने हेयर्स है, बालों के बाहर के, ठीक है, नाक के अंदर है, तो ये सारे क्या है, फिजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं। ये किस में आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें केमिकल बैरियर, केमिकल बैरियर का मतलब है रासायनिक बैरियर्स, यानी कि रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक कौन सा है, जैसे हमने खाना खाया, तो खाने को मैंने उस दिन भी आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, जिसमें हमने पाचन अभिक्रिया का क्या किया था, डिस्कशन किया था। तो उस वीडियो के अंदर से मैंने आपको बताया था, जब मुंह आपका जो निवाला है, यानी आपका जो ग्रास है, वो आप हाथ से मुंह तक लाते हो, जब तक हवा में बहुत सारा क्या होता है, बैक्टीरिया या जर्म्स होता है, तो वो जर्म्स क्या करता है, आपको डिजीज़ लगा सकता है। तो वो जब आपके माउथ में जाता है, तो माउथ में उपस्थित यानी मुंह में उपस्थित जो सलाइवा है, जो सलाइवा यानी कि जो लार है, उसमें जो एंजाइम यानी कि जो केमिकल रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, वो एंजाइम क्या करता है, एक अवरोधक का काम करता है। फिर वहाँ से भी चलो मान लो कुछ बच गया, तो वो कहाँ जाता है, गले के अंदर, यानी कि हमारा ओसोफेगस यानी कि जो आहार नली है, उसके अंदर जो केमिकल्स है, वहाँ पर वो कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर भी अगर कुछ बच गया तो बेटा वो बचा हुआ कहाँ जाता है, हमारे पेट में चला जाता है, जहाँ पर HCl उसको पूर्णतः क्या कर लेता है, नष्ट कर देता है। तो ये सारे क्या है, हमारे बॉडी के रासायनिक अवरोधक है, जो बीमारी के लक्षणों को यानी कि जर्म्स को या जीवाणुओं को आगे आने नहीं देते, इन कीटाणुओं को आगे आने नहीं देते, हमें ज़्यादा बीमार करने नहीं देते, ये पहले ही उसको क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। फिर हम सेल बैरियर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम कोशिका की बात करें, तो हमारे शरीर में भी कई सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो क्या करती है, एक अवरोधक का काम करते हैं, जैसे सीलिया है, फिगेला है, तो ये सारे क्या है, सेल अवरोधक है। ये हमारे शरीर की वे कोशिकाएं हैं जो क्या करती है, कीटाणुओं को आगे बढ़ने से रोकती है। फिर लास्ट में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और ज्वार, जैसे मान लो कि आपके शरीर के ऊपर चलो त्वचा है, हमारी त्वचा ने एक सेल बैरियर का काम कर लिया, ठीक है, सॉरी एक फिजिकल बैरियर का काम कर लिया, लेकिन क्या होगा अगर उस पर जर्म्स बैठे हैं अभी भी, मान लो कि उसमें किसी तरह से सूजन आ गई या बुखार बढ़ गया, हमारा ज्वार बढ़ गया, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, तो उस टेम्परेचर की वजह से उस स्किन के ऊपर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह लगे वो क्या हो जाता है, अपने आप ही बेटा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारा हमारा नेचुरल सिस्टम है। ये क्या है, हमारा नेचुरल सिस्टम है। इसमें हमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करना होता है, ठीक है। तो आप जब तक इसको करें कॉपी, इनको एक बार नोट कर लीजिए, कुछ समय दे रहा हूँ मैं आपको, टेक योर टाइम। चलिए हो गया। अब हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि की। किसकी, उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम की या एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म की। तो इस मैकेनिज्म में यानी कि इस विधि के अनुसार क्या है, हमारे पास में दो पार्ट, पहला एक्टिव और पैसिव, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब देखो सक्रिय प्रतिरक्षा कौन सी है, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो हमारे शरीर के अंदर का हमारा प्रतिरक्षा सिस्टम है ना, वो क्या है, सक्रिय। मान लो आप छोटी सी बात बता रहा हूँ, यहाँ से आप गर्मी के मौसम में अभी बैठे हो, फ़ैन के नीचे यानी पंखे के नीचे बैठे हो, यहाँ से आप बाहर निकले, धूप में चले गए। क्या है, किसी ने बात की कि भैया आपको धूप में मतलब कोई काम है, आप पैदल पैदल चले गए आपके पड़ोस की किसी दुकान के ऊपर, वहाँ से आप आए, आते ही किसी रूम में जाना था आपको या किसी और के घर में, तो आप अपने घर से दूसरे के घर तक जा रहे हो। दूसरे के घर में मान लीजिए एकदम चिल्ड AC चालू है, ठीक है, चिल्ड AC
चल रही, आप अपने घर से उस घर में चले गए, वहाँ पे आपने 15-20 मिनट का टाइम दिया है उनको। अब ये जो आपका टेम्परेचर चेंज हुआ, ये टेम्परेचर चेंज हुआ, मे भी अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, कोई बंदा यदि वीक है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, बाहर के क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कुछ जर्म्स या कुछ रीज़न की वजह से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जुकाम आना स्टार्ट हो जाएगा, वो कोल्ड की तरफ भागेगा। तो उसको क्या होगा, वहाँ पर अगर उसकी बॉडी के अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, स्ट्रांग है, तो बेटा वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। वो उसके लिए क्या कर लेगा, पहले उन जर्म्स को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर उसको किसी तरह से कोई लॉस नहीं होगा। दूसरी बात हमारे पास में आती है पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। अब देखो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे हम बच्चे थे, बच्चे तो सारे ही होते हैं, छोटे होते हैं तब बच्चे ही होते हैं, तब उस टाइम में हमें क्या लगाए गए, वैक्सीन लगाए गए थे। कैसे वैक्सीन, आज भी अगर हम गिर जाते हैं, किसी आयरन मटेरियल की लग जाती है या किसी लोहे की चीज़ की अगर हमें लग जाती है, तो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, उसकी केयर नहीं करते, उसकी केयर कभी नहीं करते। बट लेकिन अगर जो केयर करते हैं तो वो लोग पहले क्या करते हैं, टीटनेस का हाथों हाथ इंजेक्शन लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं टीटनेस का इंजेक्शन, वो इसीलिए क्योंकि टीटनेस के जो जर्म्स है, यानी कि लोहे से लगने के बाद में जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट करेगा वो टीटनेस होगा, वो टिटनी होगा। तो उसको आगे निकालने के लिए, यानी कि उसको पास करने के लिए, यानी उसकी जो एक्टिविटी को बिल्कुल क्या करने के लिए, डिसेबल करने के लिए हमें बाहर से क्या लगाया जाता है, ये टीके लगाए जाते हैं, ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंजेक्शन्स बाहर से आ रही है, टैबलेट्स बाहर से आ रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी को वापस से क्या कर रहा है, इम्यूनिटी दे रहा है। परंतु ये कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। तो ये सारे क्या हो गया बेटा, निष्क्रिय इम्यूनिटी सिस्टम हो गया। क्या हो गया, निष्क्रिय इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि पैसिव आपका इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये तो थे बेटा आज के अपने क्या, प्रतिरक्षा कार्य प्रणाली, यानी कि इम्यूनिटी मैकेनिज्म। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने ब्लड ग्रुप्स की। किसकी, ब्लड ग्रुप्स की, यानी कि आपके रक्त समूह की। अब हम थोड़ी सी बात करें अपने रक्त समूह की। तो रक्त समूह की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में, जैसे पुराने टाइम में हम मूवीज़ देखते थे, पुराने समय में हम लोग क्या है बेटा, मूवी देखते थे, पिक्चर देखते थे, और आज भी देखते हैं। पुरानी मूवीज़ में कहा जाता है ना कि आपका खून, मतलब एक बेटे का खून उसके पापा से मैच नहीं हो रहा है भाई, उसका ब्लड ग्रुप उसके फादर से मैच नहीं हो रहा है, यानी कि वो उसका बच्चा नहीं है, बेटा उसका बच्चा नहीं है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसका ग्रुप मैच नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी ही गलत फहमी थी लोगों में कि अगर खून मैच नहीं हो रहा है तो चलो वो उसका बेटा नहीं है। क्या ज़रूरी थोड़ी होता है कि ऐसा खून मैच हो ही हो। तो हम पहले रक्त समूह की बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, किसकी, ब्लड ग्रुप की, यानी कि रक्त समूह की अगर हम बात करें तो हमारे पास में टोटल अभी के लिए अपन 4 रक्त समूह में जनरली मान रहा हूँ। कितने, 4, जनरली हम 4 रक्त समूह मान रहे हैं, ए बी और ओ, ए बी और ओ, जिसमें से ए और बी तो चलो सब में आम है, लेकिन ए बी ये सर्वग्राही है। ये क्या है, सर्वग्राही है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर है। क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है। और ओ सर्वदाता है। ओ रक्त समूह यानी ओ ब्लड ग्रुप क्या है, सर्वदाता है, यानी कि क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है और ये यूनिवर्सल रिसीवर है। क्यों है, क्योंकि एबी के अंदर जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ अवेलेबल है, एंटीबॉडी तो जो अवेलेबल है उन एंटीबॉडी की वजह से ये पूरा ग्राही है, और जो एंटीबॉडी इसमें यूनिवर्सल में डोनर में नहीं है ताकि उसकी रिएक्शन से नहीं हो, तो वो क्या है, इस वजह से ये यूनिवर्सल डोनर है। यानी ए बी सबका खून ले सकता है,
ए बी को ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी खुद भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है, ये सबका ब्लड ले सकता है। बट ये दे सिर्फ किसको सकता है, ए बी को। ये किसको दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, इसलिए ये सर्वग्राही है, इन सब से ले सकता है लेकिन अपने ही ग्रुप को दे सकता है, दूसरे किसी ग्रुप के ये काम का नहीं है। लेकिन बेटा ओ जो है ओ सबको दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप ये सर्वदाता है, ये सबको दे सकता है लेकिन ये ब्लड इसको ले नहीं सकता। अगर ओ ग्रुप वालों पे कभी मान लीजिए ऐसा संकट आ जाए कि उन्हें रक्त की आवश्यकता पड़े तो बेटा सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही उसको दे सकता है, बाकी कोई भी ब्लड ग्रुप उसकी सहायता नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि ये तो था इसका बेसिक था भाई कि ये 4 होते हैं, लेकिन सबसे पहले जिस व्यक्ति ने रक्त समूह की खोज की थी कि भाई रक्त समूह देने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था, कार्ल लैंडस्टीनर। इस व्यक्ति ने क्या की, सबसे पहले रक्त समूह की खोज की थी। इसने बताया था कि ये रक्त समूह होते हैं और ये ऐसा होता है। अब देखो, अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ जो मैंने कही थी कि हम ऐसे मानते हैं ना कि ए बी वालों के साथ में कि किसी की पत्नी ए बी है और माँ बाप उसका ए है, यानी किसी बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप मान लीजिए बी है, क्या है, बी है, लेकिन उसके माता पिता का वो ब्लड ग्रुप यदि नहीं हो तो क्या वो बच्चा उसके साथ में उसका संबंध होता है या नहीं होता। बेटा ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊँ, क्या बताऊँ, एकदम छोटी सी यदि मैं एक बात बताऊँ तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें, अगर हम उसी कंडीशन को क्या ले अपने बात में ले तो देखिए ज़रा, कुछ जीन्स होते हैं, क्या होता है हमारे शरीर में, कुछ जीन्स होते हैं। जीन्स वो भाग है हमारे शरीर का, यानी हमारे गुण का वो भाग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। ये जीन्स हमारे गुणों को एक पीढ़ी से कहाँ लेके जाते हैं, दूसरे पीढ़ी में लेके जाते हैं। तो इसी तरह से रक्त समूह में भी कुछ जीन होते हैं जिन्हें हमने मान लिया आई। क्या मान लिया, आई, चाहे स्मॉल आई लिखो चाहे कैपिटल आई से लिखो। तो मैंने कैपिटल आई लिया है, आई ए, ये आई ए, ये क्या है, किस रक्त समूह को दे रहा है, ए को दे रहा है। किसको दे रहा है बेटा, ए को। अब इसमें क्या होता है, एक तो आई ए होता है, एक साथ में स्मॉल आई होता है जो कि नल होता है, यानी कि रक्त होता है, रिक्त होता है। क्या होता है, रिक्त होता है। ये ओ के लिए जाना जाता है, ये क्या जाता है, ओ के लिए जाना जाता है। इसी तरह से बी के लिए क्या होगा, आई बी और वापस से स्मॉल आई। ठीक है, फिर ए बी के लिए दोनों ही कैपिटल आई होंगे, एक आई का होगा और एक बी का होगा, और ओ में बेटा दोनों ही क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अब मान लो कोई नवविवाहित दंपति है, कोई दंपति है, ठीक है, पति पत्नी है, जिसमें जो नर है उसका रक्त समूह है आई ए आई। क्या है, आई ए आई। और यदि उसी में कोई मादा है, उसी के समक्ष कोई मादा है जिसका मान लीजिए रक्त समूह है आई बी आई। ठीक है, अब यदि उन दोनों में क्या होता है, युग्मज जनन क्रिया से कोई नया युग्मज बनता है, तब बेटा एक साधारण सा उदाहरण है कि उनके इस ग्रुप की वजह से, उनके सहयोग से जो ग्रुप बना है नया, वो ये बना आई ए आई बी। यानी कि ये जो पहली संतति है इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। क्या हो गया, ए बी। लेकिन क्या पता ये समूह बन जाए आई बी आई, यानी कि कौन सा ग्रुप बन गया, ये ग्रुप कौन सा बन गया, बी। कौन सा बन गया, बी, है ना। मान लीजिए अगर इसी आई का संयोग इसके साथ में हो जाता तो क्या होता बेटा, स्मॉल आई दोनों ही, यानी ये ग्रुप कौन सा हो गया, ओ। और यदि ये ऐसा हो जाता, मान लीजिए आई ए आई, यानी कि कौन सा समूह बन गया,
ई। तो अब ये देखिए कि दंपत्ति जो थी उनमें ग्रुप था बेटा उसका ए और इसका था बी, लेकिन अब इन चारों कंडीशंस में, इन चारों कंडीशंस के अनुसार अगर उसका कोई भी युग्मनज जन्म लेता है तो बेटा इन चारों में से उसका ग्रुप कोई भी हो सकता है। तो इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भैया वो बच्चा इसका है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्लियरिटी तो हमारे मन में होनी चाहिए। आजकल हम लोग बच्चों का पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डीएनए मैच करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डीएनए मैच करवाते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा मूल है। जो डीएनए हमारे शरीर का सबसे बड़ा मूल है, उसके मैच के आधार पर क्या किया जाता है, आजकल युग्मनज की पहचान करवाई जाती है। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम लोग जो बात करेंगे इसमें, वो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, यानी कि इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपसे बात करूँगा, उस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसका ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, इसमें RH फैक्टर्स का क्या रोल है, प्लस हमारे ब्लड में जो प्लेट्स है, यानी कि जो सेल्स पाए जा रहे हैं, जैसे प्लेटलेट्स है, WBC है, RBC है, ठीक है, तो उनका क्या रोल है। यानी कि अब देखो कई बार WBC RBC का जो नाम होता है वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, चाहे यूट्यूब पे करें चाहे फेसबुक पे करें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गुरुस आश्रम ऐप को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर ले और मुझे उससे क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। ओके, चलिए, थैंक यू।